जीएस का जो आंसर अपन लिखते हैं और सोशलॉजी का जो आंसर लिखते हैं, दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि अपने को थिंकर्स का मैं आपको एक बताऊंगी कि मैं सच बता रही हूँ वेरी ऑनेस्टली। अभी मेरा थोड़ा टच छूट गया है सोशियो का, तो मैं इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। आप मेरे आंसर शीट्स दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने सोशियो की टेस्ट सीरीज ली थी, आप वहाँ से मेरे आंसर्स पढ़िए एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई राइट डिफरेंटली, है ना। बाकी अब मैं इनको चांस दूँ प्लीज़, है ना, पूछने के लिए। ये कुछ स्पेशल फोकस एरिया जो जिस पर ध्यान दिया जाए ज़्यादा। ठीक है। मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे अभी भी पता चला कि 98 कट ऑफ गया था, वो तो पहले पता चल गया था। मेरे 106 मार्क्स आए, तो कोई खास बहुत तगड़े मार्क्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी पूछा है, अब थोड़ा क्रॉस कर लिया है। तो बस ये बोलूँगी कि अपनी एग्ज़ाम की पैटर्न को पहचानो। यूपीएससी में कुछ जैसे पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है कि वो पूछेंगे आपसे, और वहाँ अगर आपने गलत कर दिया तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो पॉलिटी को मास्टर करके वहाँ बैठे, तो वहाँ तो एक भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी को आप पूरा पक्का करके जाओ। पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, करंट अफेयर्स में जो एनवायरनमेंट पूछा जाता है वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो करंट अफेयर्स का एनवायरनमेंट। फिर मुझे याद आ रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो भी बेहद ज़रूरी है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, सारी योजनाओं को लिख लो एक पेज पे कि ये इस मिनिस्ट्री की है, वो उस मिनिस्ट्री की है, और वैसे उसको याद करने की कोशिश करो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। और हाँ, आजकल ना बुद्धिज़्म जैनिज़्म से बहुत सवाल आने लग गए हैं। पिछले साल ही 2 सवाल आ गए, तो अब वो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस विकीपीडिया का बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का पूरा पेज पढ़ लिया। उसी से वो स्थानकवासी मुझे आ गया और एक मैत्रेय करके क्वेश्चन था वो मुझे आ गया। तो ऐसे कुछ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप गारंटी तो नहीं ले सकते कि एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी से सवाल आ ही जाएगा। थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। एलिमिनेशन आप समझते हैं कि ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें डाउट है, और ये तो इन दोनों में फिर कौन सा बेस्ट है, ऐसा एलिमिनेशन करके भी आपको आंसर्स पे पहुंचना होगा। मैं कहूँगी 100 सवालों में से 30 से 35 सवाल आपको डॉट श्योर आने चाहिए। उसके बाद के जो 20-25 हैं उस पर आप खेल सकते हो कि कहाँ कौन सा है, कौन सा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इंटेलिजेंट गेस, है ना। ऐसा रैंडम गेस भी नहीं लगाना है, इंकी पिंकी टाइप्स, है ना। तो प्लीज़, अच्छे होते हैं जिन्हें छोड़ना ही होता है, जो किसी को नहीं आता, तो वहाँ ये मत सोचो कि अरे इतनी पढ़ाई की है, ये सवाल तो मुझे करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे अपने आप को बोलो कि ये किसी को नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं करा के आऊँगा, ऐसा है। और अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ कि 100 क्वेश्चंस को मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक, हाँ, है ना, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि मेंस में हम जो नोट्स बनाते हैं उनको किस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया मैंने, और कैसे मुझे फिर एग्ज़ाम में मैंने कैसे उसको किया कि मुझे उस टाइम पे याद हो जाए। देखिए, यूपीएससी की स्पेसिफिक बात करूँ तो GS2 और GS3 का पेपर ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायनामिक से आ जाएगा। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, GS2 GS3 आपका वहाँ से रोज कवर होता जाएगा। तो उसके लिए तो आंसर राइटिंग ही मैंने की, और आंसर राइटिंग से ही मुझे टॉपिक्स पता चल गए थे कि ये। जहाँ तक नोट्स की बात है, तो जो भी एडिटोरियल आते थे ना द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, उनके मैं नोट्स बनाती थी। तो कोई जैसे टॉपिक हो गया उसका अलग से प्लेन पेज में, और हाँ, प्लेन पेज को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आंसर वहाँ पे आंसर शीट में प्लेन शीट ही मिलती है, वहाँ रूल शीट नहीं मिलती। तो आप शुरू में लिखोगे तो वैसा, तो कभी ऐसा जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि स्ट्रेट आप अच्छे से लिख पाओ। तो मैंने नोट्स भी अपने प्लेन पेजेस में ही बनाए एंड एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, ऐसे अलग अलग मैंने किया। अब एग्ज़ाम के अंदर हॉल में घुसते हुए ना एक टॉपिक ऐसा था, सब्जेक्ट, जो मुझे उसके डेफिनेशन याद नहीं रहती थी। वो थे GS4 का पेपर, एथिक्स का पेपर, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब वो इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दीनेस और करेज और ये तो वो, तो उसके डेफिनेशन नहीं याद होते थे। तो इतना छोटा सा, एकदम इतना सा पेज पे मैंने एक डेफिनेशन कहीं कहीं से बना के अच्छी से वो लिखी, फिर उसको मैं जाते तक मैं उस पेज को देख रही थी। मतलब अगर आपको ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसका छोटा सा अपन नोट्स बनाते हैं ना, वैसे नोट्स बना लो एंड कीप रीडिंग इट एवरी नाइट और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो एक चीज़। और सोशोलॉजी का जो है पेपर 2 में डायनामिज्म, जैसा मैंने कहा, न्यूज़पेपर से कोट कर सकते हैं, थिंकर्स से कोट कर सकते हैं। तो शुरू में डेफिनेशन से करती थी, फिर कुछ पर्सपेक्टिव, जैसे आशीष बोस, आपने नाम सुना है?
आशीष बोस एक डेमोग्राफर थे इंडिया के, शायद हैं, मुझे नहीं पता। तो उनका वो रिसर्च आया था जिसमें हमारे मध्य प्रदेश को बुरा ही लगा था, अपन को जो बीमारू बोल दिया था उन्होंने। तो वो उनका बीमारू जो शब्द दिया था ना, बिहार एंड ऑल, बिहार मध्य प्रदेश, तो वो उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था कि क्यों ये स्टेट्स हैं जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो उन्होंने फिर एक और एक्रोनिम बनाया था, डेमारू, दैट वाज रिलेटेड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो उनके मैंने फिर रिसर्च स्टडीज़ या वो भी मैंने कोट किया आंसर्स में। तो अभी तो सोशोलॉजी पे मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, कुछ ऐसा राइटअप या बुक लिस्ट बना करके मैं नेट पे ऐसा कुछ शेयर कर दूँगी, तो एक वहाँ से आप हेल्प ले लें। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोशोलॉजी की जो भी चीज़ है कहीं वेबसाइट या कहीं ब्लॉग ऐसे मैं आपसे शेयर करूँ, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हो, है ना। और कोई क्वेश्चन? यहाँ पे रहें कि दिल्ली जाएँ, तो यहाँ पे जैसे लोकल कंटेंट सीखने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कई बार हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो समझ में नहीं आता जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो उसके लिए डायरेक्शन कैसे देना है? यहाँ भोपाल में रहते हैं। ठीक है, आप बैठे। हाँ, तो शुरुआत तो मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था मैंने यहाँ पर, और उसके बाद 8 महीने का वो कोर्स करके, लेकिन मुझे ये लगा कि उसमें मुझे केवल डायरेक्शन मिली है, केवल बुक्स पता चली हैं, बस बाकी जो वैल्यू एडिशन था वो आपको खुद को करना है। तो इसमें आप ये जो मैंने वेबसाइट्स बताई ना, ये आपको पूरा हर दिन ट्रैक करती रहेंगी। हर दिन आपको डेली करंट अफेयर्स इस पे आएंगे, कहीं आपको इस पे एडिटोरियल के नोट्स आ जाएंगे, कहीं क्वेश्चंस वो डाल देंगे हर रोज़ 5 से 10। तो इस तरीके से आप इनसे जुड़े रहो। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली से जो वेबकास्ट होती हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। तो स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कोई ज्योग्राफी हो या इकोनॉमी में किसी को दिक्कत हो तो वो कर लो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि चलो यार ख़रीदा है तो फिर उसको देखना ही पड़ेगा, वो बात आ जाती है थोड़ी सी। तो आप वो कर सकते हो, वहाँ से टेस्ट या फिर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और कोई सवाल? हेलो, बोलिए। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मैम, मच। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को मैम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़े, तो मैम थोड़ी तैयारी, तो शुरुआत में प्रिपरेशन से शुरू किया जाए ताकि हम आगे उसमें वर्क कर सकें। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना शुरू किया है तो सीधा बुक से शुरू मत करो। मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर्स उठाए थे सबसे पहले। तो कॉलेज जाती थी, बस में एक न्यूज़पेपर शुरू में आधा, आते टाइम आधा, ऐसे करके, क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने प्रिपरेशन किया तो टाइम एकदम है ना पूरे दिन का भी मुझे कम मिला। तो मैंने कोशिश की कि जहाँ भी ट्रैवल जैसे कर रहे हैं, हम कई बार ईयरफोन्स लगा लेते हैं, तो आप पढ़ने लगे हैं तो ईयरफोन्स की जगह पे न्यूज़पेपर निकाल लीजिए। ऐसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए पढ़ाई का। ह्यूमैनिटीज़ को स्पेसिफिक लेके जो क्वेश्चन है कि हाँ बोरियत आएगी, मैं भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, और ज्योग्राफी तो आप पूछो ही मत कैसे मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ भी, बट न्यूज़पेपर से शुरू करो, वो चीज़ें आपको इंटरेस्ट दिलाती हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो कि ये जो है ना, आज जैसे आज कौन सा डे है बताइए आप मुझे। हाँ, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, राइट। तो आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओ, या जो भी यूनाइटेड नेशंस इसको मना रहा है उसकी वेबसाइट पे आप चले जाओ। आज उनके उसमें आपको देखो कि अलग अलग फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यू कैन लर्न द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज ही। समझ रहे हो, अपने आप को आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि बुक खोल के बैठे तो इसको ही कवर करना है। इंटरनेट से हेल्प लो, इंटरनेट बहुत मुझे भी हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, उससे भी मैंने थोड़ी वैरायटी आ जाती है उससे। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करो। और जैसे अगर हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो कभी उसके साथ कोई और ऐसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, है ना। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, कभी एक चॉकलेट खा लो रात को, पढ़ाई अच्छी कर ली हो तो। किसी को आइसक्रीम पसंद है वो खा लो। देखो मैं कह रही हूँ ना, अपने सबको सब बोरियत होता है यार, इतनी पढ़ाई अपन को नहीं जमती है, बट कर लेते हैं ना तो सच को अपने दिल को भी थोड़ा ट्रिक करो, है ना। तो बोरियत तो होगी, बट वी हैव टू मैनेज एनी हाउ। एनीबडी एल्स? My question is, what you did in your last month before prelims, and why did you shift from Hindu to Indian Express, and how do I make balance among solving mocks, revising static, focusing on current affairs and CSET also efficiently in coming days? So that's my confusion, ma'am, actually in my question. True.
बहुत इम्पॉर्टेंट 40 डेज अबाउट। तो यू नो इतने टाइम में आप कुछ टेस्ट लगा चुके होंगे, तो उन टेस्ट को आप ये समझो कि वो नेचर ऑफ मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो क्या है। देखो गलतियाँ हम सब करते हैं, मेरे भी 90 मार्क्स ही आया करते थे ऐसे मॉक में इतने दिन पहले, 80, 90, 70, तो मुझे लगा ये 110 का आंकड़ा तो मैं पार नहीं कर पाऊँगी, ऐसा होगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको आप पकड़ो। अच्छा मिस्टेक कैसे, नॉलेज का गैप है क्या, कहीं कोई चीज़ मैंने कि मुझे 3 में से 1 आ रहा है फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो नेगेटिव हो जा रहा है, वो पकड़ो। कभी कभार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ए का बी, बी का डी मार्क कर देते हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक है? अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो। और अगर आपको ये लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नॉलेज का गैप सामने आ रहा था कि दिस थिंग आई हैव नॉट स्टडीड, तो उस टाइम पे फिर मैंने पेपर लगाना कम कर दिया और थोड़ा अपनी रीडिंग पे, स्टडिंग पे फिर से फोकस किया। ठीक है, तो आप स्टडिंग पे फिर से जाओ, जो आपका वीक एरिया है जहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आप उसको फोकस करो। और क्या सवाल आपने इसके साथ पूछा था? हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं, तो आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ इफ़ यू गॉट मी रॉन्ग। इट वॉज ओनली आफ्टर आई हैड डन माई मेन्स व्हेन आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, then I started reading one more newspaper. Otherwise, so the Hindu is only thing which you have to read for civil service. Otherwise, आप जो ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं जैसे लाइव मिंट, राइट, लाइव मिंट पे काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आपने सुना होगा, वहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, तो वो आप पढ़िए। इंटरव्यू में ये रहता है थोड़ा सा ओपिनियन आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही ओपिनियन पढ़ेंगे तो उनके सामने मल्टी डिमेंशनल आंसर नहीं बता पाएंगे। इसलिए फिर मैंने आफ्टर इंटरव्यू कॉल फिर मैंने दूसरा पेपर उठाया। बाकी तो एक भी ख़त्म नहीं होता यार पूरा, दूसरा कैसे पढ़ेंगे, है ना। टेस्ट एंड यू फाउंड कि आपकी अभी गलती हो रही है, तो फिर आप स्टडी पे जाओ ना, है ना। बाकी एनीवेज कमिंग टू, जैसे लास्ट मैं कहूँगी 15-20 डेज में आप 1 मॉक पर डे ऐसा करके, और थोड़ा उसी टाइम में, जैसे पेपर का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पेपर का टाइम पता चल जाएगा, राइट, 9 से 11 है क्या है, तो उसी टाइम में बैठ करके यहाँ पे बॉटल रखी, यहाँ पे वॉच रखी, वैसे ही टाइम में अपने आप को बैठ के प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है 2 जून को, तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में भी ढालना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कर सकते हो, कभी 1 मॉक पर डे, नहीं तो 50 क्वेश्चंस पर डे, या तो मिक्स लगा लिया कभी, या कभी लग रहा है कि आज मुझे एनवायरनमेंट का रिवीजन करना है तो एनवायरनमेंट के 50 सवाल लगा लिए, ऐसा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपकी नीड क्या है, आपको नीड पहले अपनी खुद की पहचाननी है ना। और कोई सवाल? और एक ही बार दिया है, बट जर्नी से मुझे ये लगा व्हेन आई वाज इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन कि यूपीएससी आपको कोई बायस नहीं रखता है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, पीटी आया पीटी गया, पीएमटी आया पीएमटी गया, पर यूपीएससी की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आज तक मेंटेन है। आज तक जो बच्चे उसमें से सिलेक्ट होते हैं वो आज आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, आईआरएस में जाके सर्व कर रहे हैं। तो उस एग्जामिनेशन और उस इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद हाई है, और वो इसलिए क्योंकि वो कोई बायस नहीं रखते हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा है या तेलुगु माध्यम में लिख रहा है तो उसको हम नहीं वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस इंस्टीट्यूशन में कोई बायस है। अगर कोई कमी आ रही है, जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम में जो छात्र दे रहे हैं उनका अगर रेशियो कम है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में शायद जो है ना मटेरियल का दिक्कत आ रहा है। आजकल इंग्लिश में इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, सब इंग्लिश में रहती है, तो उनसे, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मैं कोई भी वेबसाइट पे जो भी मटेरियल हो उसको मैं एक्सेस कर पा रही थी। पर शायद अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है उसके लिए शायद मटेरियल की दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे ज्ञान में आया है कि कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं या कुछ जैसे वेबसाइट्स हैं जो हिंदी में ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका माध्यम हिंदी हो तो ये मन में बिल्कुल ना सोचिए कि यूपीएससी आपसे भेदभाव करेगा या उससे आपको कम मार्क्स देंगे। अगर आप में काबिलियत है, आप सही तरीके के आंसर्स लिखते हैं, जो पूछा है वो आप बताते हैं, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, है ना। और कोई सवाल? थैंक यू सो मच। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए तो बहुत लेंथी हो जाता है, और कभी कभी स्पीड भी मेंटेन नहीं हो पाती, और स्पीड होती है तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो पाता है पूरे पेपर सॉल्व। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस पे ज़्यादा टाइम दो अपने आंसर पे। आप तो खुद का आंसर लो
कि देखो कि मैं कितना ये टॉपिक है, चलो ठीक है, जब हम लिख लेते हैं और टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं रहता, तब आप आराम से सोच सकते हो कि इस सवाल में मुझसे ये पूछा था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसा कुछ जो भी मन से सवाल बना रहे, तो वैसा सवाल आप क्या मैंने उस क्वेश्चन के नीड को, डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं, क्या मैंने ऐसे पॉइंट्स डाले हैं कि नहीं। तो भले ही आप सवाल लिखने, आंसर लिखने में आप 15 मिनट दे रहे हो, तो आंसर के एनालिसिस में आप भले ही 45 मिनट्स दो, पर एनालाइज द क्वेश्चन थरोली वेदर और नॉट आई एम एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है। एनालिसिस करके आप समझ जाओगे कि यहाँ क्वालिटी की दिक्कत है। तो फिर आप, मैं कहूँगी शुरू में आप टाइम मत सोचो, आप सोचो ठीक है जितना टाइम ले रही हो लेने दो, धीरे धीरे वो हो जाता है। आप एकदम अपने आप को टाइम के कंस्ट्रेंट में मत बांधो, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। एंड एक और चीज़ है, क्योंकि इन्होंने, एक सेकेंड, इनका सवाल क्योंकि गर्ल ने पूछा था, आई जस्ट शेयर वन फैक्ट विथ यू। 759 बच्चे सिलेक्ट हुए इस साल, ठीक है, फाइनल लिस्ट में यूपीएससी की, एंड देयर आर जस्ट 182 गर्ल्स मैम, जस्ट 182 आउट ऑफ 759, मतलब हम 50-50 हैं, और यहाँ पर हमारा इतना जेंडर इम्बैलेंस है। तो मैं सारी गर्ल्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं, टेल यू प्लीज़ प्लीज़ खूब सारा अच्छे से पढ़ाई करो। ये जो जेंडर इम्बैलेंस चल रहा है ना, 759 में से बस 182, ये हमें बढ़ाना है बस सिलेक्शंस, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द गर्ल्स, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं ना, दोस्त नहीं होते बाहर ऐसे घूमने फिरने के लिए ज़्यादा, तो उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाओ और अच्छे से प्लीज़ अपने आप को डेडिकेट होकर पढ़ाई करो प्लीज़। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, अदरवाइज़ तो सबके लिए ही बोल रही हूँ। आप पूछिए प्लीज़। जब हम स्टडी करते हैं उस टाइम कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें याद नहीं रहता है, और आंसर राइटिंग करते टाइम या टेस्ट सीरीज देते टाइम हम वो फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है मैम, हमारी स्टडी में जो हम और आगे करने वाले होते हैं तो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ठीक है, माइंड सेट नहीं बनता। देखिए, डेटा की जाने क्या किया, एक डेटा कॉपी करके, डेटा बुक करके एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना ली, तो जो भी मुझे डेटा जहाँ भी मिलता था सब कुछ मैं उसमें नोट कर लेती। जब एक चीज़ एक जगह पे, एक वो सारी कैटेगरी की चीज़ एक साथ आ जाती है ना, तो याद करना आसान हो जाता है। तो जो भी कहीं आप डेटा पढ़ रहे हो उसको आप अलग से लिख लो, और जब आप नया डेटा उसमें ऐड करोगे तो पुराना वाला देख लो कि पहले मैंने क्या लिखा था। ऐसे ही करके रोज़ रोज़ जब आप उसमें भरते जाओगे उसको, तो पुराना भी देखते चलो, ऐसे रिवाइज करते चलो, है ना। अपने दिमाग को हमें ट्रेन करना है, उससे सारे कचरा जो है ना वो निकालना है, और काम की चीज़ हमें उसमें डालनी है जो हमें वहाँ पे 2 या 3 घंटे में याद आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा धीरे धीरे करके ट्रेन होगा माइंड आपका। तो एग्जामिनर का हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका हमारे क्या क्या फैक्ट होने चाहिए हमारे उस बात पे कि हम हमारी पूरी बात उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाओ। बोलूँ, एक चीज़ बोलूँगी कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है चीज़। आपको मेरा स्कोर कुछ 1068 रहा, और उसमें से केवल मेरे 173, मतलब एक बहुत कम रेशियो है जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो मैं ये कहूँगी जब तक आप उस स्टेज पे पहुँचोगे ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप इतना पढ़ लेते हो कि आप दूसरे का इंटरव्यू ले लोगे, ठीक है। तो नॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कमिंग टू द फैक्ट कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए वो आपसे नॉलेज कूद चुका है, वो प्रीलिम्स आपसे पूरा निकलवा चुका है, 100 MCQ आपसे करवा लिए, फिर ना 90 सवाल भी मेंस में उन्होंने सॉल्व करवा लिए। अब उन्हें आपके नॉलेज से इतनी वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। अब वो आपको देखकर ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इज़ ही और शी फिट, कि हम इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएँ, क्या इसमें वो इतना पेशेंस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्योंकि जॉब ऐसी है ना कि आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कैबिन में बंद करके बस फाइल पुश करते रहेंगे तो असली में हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीज़ को, और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सबको नहीं आती हैं, हम एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, तो कोई चीज़ रह जाएगी। मेरे भी इंटरव्यू में एक सवाल उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसा पूछा था कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो पॉलीमर्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है। अब वो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं याद आई, तो मैंने थोड़ा 5 सेकेंड रुकी, फिर मैंने कहा कि सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, आई विल रीड अबाउट इट। तो ऐसा करके मैंने वो सवाल वो किया, और फिर वो दूसरे सवाल पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए,
इट्स जस्ट दैट आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो बैकग्राउंड है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। इससे मैंने अपनी स्कूलिंग कामिल से की, तो मैंने थोड़ा कामिल की हिस्ट्री पढ़ ली कि बाई चांस उनका नाम इस पर अटक जाए तो वो उससे कुछ पूछ ले। तो ऐसा आप करो और बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बी रेडी एंड बी कॉन्फिडेंट। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट सो दैट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल एंड यू आर पेशेंट इवन व्हेन दे ट्राई टू हेकल यू। मतलब वो कुछ ऐसा करें कि आपको थोड़ा अजीब लगे, पर उस वक्त भी आप अपना ध्यान ना खोएं और अच्छे से उत्तर दे सकें। मेरे ख्याल से वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग तो वो देंगे हमको, बस अब स्टूडेंट की तरीके से हमें जांचते हैं, तो इतना कुछ नहीं है इसमें। और कोई आप पूछना चाह रहे थे? मैम वो क्या कोर्स पेपर होता है जो एथिक्स होता है, उसमें नंबर की मार्जिन बहुत कम होती है, आप उसको फेस कैसे किए? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जो मैं क्लियर कर रहा तो फोर्थ पेपर में थोड़ा दिक्कत आ रही। ठीक है, देखिए फोर्थ पेपर यूपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हो क्या? और यहाँ एमपीपीएससी में भी होता है ना, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एमपीपीएससी में भी होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से इस पेपर में दो पार्ट्स हैं। एक तो अपना जो थियोरेटिकल पूछेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं ऐसा करके, जहाँ पे मैंने डेफिनेशन की बात की थी ना, कि जहाँ पे अगर हम छोटी छोटी डेफिनेशन याद करके लिख जाए उनको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक GS4 इज़ अबाउट क्वालिटी कॉन्टेंट। देखिए डिसिप्लिन, किसी को बोले व्हाट इज़ डिसिप्लिन, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। आपको कुछ ऐसा लिखना है कि वो एग्जामिनर एक बार पढ़े तो सोचे अरे हाँ यार ये इसने कोई तगड़ी बात बोली है, और कुछ एग्जाम्पल लगाइए आप अपने रियल लाइफ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से करके गई थी कि ऑनेस्टी कितना, आप ऑनेस्ट कितना रहते हैं सिविल सर्वेंट। तो अपना जो लाइसेंस होता है, आप सब में से किसके पास लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस? बस गाड़ी सब चलाते हैं? अरे यार ऐसा मत कर। तो लाइसेंस का ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मैं गई और फिर कोई कह रहे थे जैसे रिलेटिव कि आप ये इनको पे कर दो एजेंट को और वो आपका लाइसेंस बनवा देगा। मैंने कहा नहीं, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उससे करेंगे। मुझे 5 दिन लग गए, 5 दिन मुझे ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, बट एटलीस्ट मेरे मन में वो सेटिस्फैक्शन रहा कि मैंने ऑफिशियल प्रोसीजर से किया है और किसी एडिशनल इंसान को, मिडिल मैन को पैसा नहीं दिया है। तो एक वो चीज़, जैसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होगी, तो कोई ऑनेस्टी पे कोई पूछ रहा है कि हाउ विल यू बी ऑनेस्ट, तो आप कोट कर सकते हो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा कहीं आपने कहीं एनेक्डोट पढ़ लिया, किसी की बात पढ़ ली कि कुछ, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी मध्य प्रदेश में एक ऐसी कहीं जगह है, जगह की नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ पे लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीख रही हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ जो और बाहर जैसे काम के लिए नहीं जा पा रही हैं, वो गांव में ही अपने वहीं पे जिला में ही जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको रिपेयर कर देती हैं। तो कितनी यूनिक बात है ये। तो विमेन एम्पावरमेंट की कोई बात चल रही हो एथिक्स के पेपर में, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। तो एक ये चीज़ आप डेफिनेशंस, और दूसरी चीज़ जो केस स्टडीज़ की आती है ना, हमें सिचुएशन दे दी जाती है कि यू आर इन दिस सिचुएशन, नाउ व्हाट विल यू डू। तो इसकी प्रैक्टिस आप करो। उस एक बुक आई थी एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, जिसमें केस स्टडीज़ ही दी थी बस। तो वो बुक मैंने ली थी, उन केस स्टडीज़ को मैंने अच्छे से पढ़ा और फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव सोचा कि मैं अगर उस पोजीशन में हूँ तो एक एथिकल इंटीग्रल मतलब ऐसा ऑफिसर मैं क्या सोचूंगी उस वक्त, वो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और एथिक्स का जनरली पेपर लंबा होता है, तो उसका राइटिंग भी स्पीड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं ना आप। और कोई Any more questions here? It's taking too much long and thanks to ma'am. जो हम इंग्लिश मीडियम के लिए जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रिसोर्सेज कम है। Yes. तो मैम जो हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम हमारी कॉपी कैसे चेक करें? देखिए मैं ऐसे चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं आई हूँ जो हिंदी मीडियम वाले इसको करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 5 को रिजल्ट आया था, आज 18 तारीख। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए टीचर या एज एन एस्पिरेंट। तो मैं उनके साथ कोशिश करूँगी कि मेरे से जितना हो पाए ये चीज़ बढ़े, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मटीरियल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं, बट आपसे ये कहूँगी थोड़ा सा मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप थोड़ा नोट्स आप खुद अपने बनाओ और कुछ किताबें हैं उनको जो हिंदी में दी हैं उनको पढ़ो, या कोई इंग्लिश में पढ़ के इजी इंग्लिश जैसे थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हैं ना, तो उसको आप अपने आप पढ़ाते हैं। और जो हिंदी टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं देते हैं है ना, जो आपके आंसर्स चेक करके आपको दें, ऐसे कुछ मैं समझती हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में हम हैं और काफ़ी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। तो आप ऐसे किसी टीचर्स से जुड़िए
और आई सपोज मैम भी मतलब इस पर आप थोड़ा मैम देखिएगा, अगर बच्चों को हेल्प हो पाए, कोई भी टीचर अगर हिंदी माध्यम से बच्चों की कॉपियाँ चेक कर पाए, है ना, तो ऐसा कुछ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अगर मेरे कांटेक्ट में कोई आ जाए तो मैं मैम को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो खत्म। मैं एक ना मैं कल ना परसों एक यूट्यूब वीडियो देखी तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बस ये बात है कि बिफोर आई से दोज लाइन्स, थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, मेरे से इंटरेक्ट किया मेरे साथ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा दैट अगर यहाँ से अगर आप दो भी चीज़ अगर कुछ अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा मेरा यहाँ पे आना पक्के से सफल हो जाएगा, और अभी भी हो गया है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डी स्ट्रेस भी होइए, ऐसा नहीं है बस पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ मूवी भी देखिए, कभी फन टाइम भी इंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपने फोकस बनाया है, अगर यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, सो आई टेल यू देयर इज नथिंग मोर पावरफुल इन दिस यूनिवर्स दैन अ ह्यूमन बीइंग विद अ पर्पस। यू नो, इफ हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर अ बॉल ऑफ एनर्जी। अगर हम ये डिसाइड कर लें दैट वी हैव अ पर्पस इन माइंड, देन नोबडी कैन स्टॉप अस। बिलीव इन दिस थॉट। मैं यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ फॉलो करके आपके सामने खड़ी हूँ, एंड यू कैन बी हियर एज वेल, है ना। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। इफ़ यू गेट, फिर से अपने आप को ट्रैक पे ले आओ। और एक दो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल टेक केयर।